साथियों सर्वेभ्यो नमः, सभी को नमस्ते। तो आइए साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानकारी प्राप्त करेंगे अव्ययी भाव समास को। तो साथियों, पहले की तरह ही यदि आप इस वीडियो में नए हैं, इस चैनल में नए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और शेयर भी करिएगा। और इसी तरह नए नए वीडियो व्याकरण से संबंधित प्राप्त करने के लिए आइकॉन बेल को ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद। तो साथियों, आइए हम शुरू करते हैं अव्ययी भाव समास को। साथियों, आज के इस वीडियो में संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे समास। सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु और घय प्रत्यय से ये समास शब्द बनता है। तो सबसे पहले साथियों, आइए हम चर्चा करते हैं समास के विषय में। इससे पहले कि हम समास को देखें, उसके विषय में कुछ नियम हैं जिन्हें हमें जानना जरूरी है। तो यहाँ पॉइंट में देखिए दिया हुआ है, आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। समास होने पर भी सभी पदों में संधि होकर एक ही समस्त पद बन जाता है। समस्त पद का विग्रह करते समय उपपद विभक्ति के नियमों का भी ध्यान करना चाहिए। क्रियापदों में समास नहीं किया जाता। अव्ययी भाव समास में अव्यय के अर्थ को ध्यान में रखकर ही विग्रह करना चाहिए। समास संक्षिप्तीकरण के लिए किया जाता है तथा समास करना कर्ता की विवक्षा पर निर्भर होता है। तो साथियों, आइए आगे हम चर्चा करते हैं स्मरणीय बिंदवः पर। यहाँ पर 7 पॉइंट, इस तरह के 8 पॉइंट दिए हुए हैं। उन सभी को हम एक एक करके चर्चा करते हैं। पहले पॉइंट में देखिए, मुख्यतः समास के 4 भेद होते हैं। कुछ विद्वान द्विगु तथा कर्मधारय को अलग मानते हैं। उनके अनुसार समास के 6 भेद होते हैं। दूसरे पॉइंट में, अव्ययी भाव समास में पूर्वपद अव्यय होता है तथा समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। तीसरे पॉइंट में, तत्पुरुष समास में द्वितीया से सप्तमी तक की विभक्ति के आधार पर समास के 6 भेद होते हैं। चौथे पॉइंट में देखिए, समास में पूर्वपद के साथ धातु से बना पद हो जो क्रियापद के शब्द रूप हो तो उपपद समास होता है। अगला पॉइंट है 5वें में, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि द्वि, त्रि इत्यादि संख्या पद जहाँ पूर्वपद के रूप में हो वहाँ कर्मधारय समास का भेद द्विगु समास कहलाता है। 6वें पॉइंट में देखिए, जहाँ विशेषण विशेष्य तथा उपमान उपमेय में समास हो वहाँ कर्मधारय समास होता है। 7वें पॉइंट में देखिए साथियों, द्वंद्व समास में नाम की ही तरह जैसे द्वंद्व युद्ध 2 समान रूप से शक्तिशालियों में होता है, उसी तरह इसमें भी दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं। 8वें में, बहुव्रीहि में तीसरा पद प्रधान होता है जो दोनों पदों में स्पष्टतः लक्षित नहीं होता है। तो इस तरह से स्मरणीय बिंदवः के अंतर्गत हमने इन 8 पॉइंटों को देखा। इसके बाद आइए बढ़ते हैं हम समास के भेद की ओर। तो साथियों, आइए अब चर्चा करते हैं समास के विषय में। जब संज्ञा तथा सर्वनाम के अनेक पद मिलकर एक पद बनाएं तथा उनमें विभक्ति चिन्ह आदि का लोप कर दिया जाए तो वहाँ समास होता है। समास हो जाने पर वह एक पद समस्त पद कहलाता है। समस्त पद के शब्दों को अलग अलग करके पुनः
विभक्ति आदि लगा देना विग्रह कहलाता है। क्रियापदों में समास नहीं होता। समास में समस्त पद के वर्णों में यदि नियम लागू होता हो तो संधि नित्य होती है। इसी तरह उपसर्ग व धातु में भी संधि होनी जरूरी होती है। अब देखते हैं साथियों समास के भेद को। तो यहाँ स्क्रीन में हमें दिखाई दे रहा है समास निम्नलिखित मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष। इसी के अंतर्गत कुछ विद्वान द्विगु और कर्मधारय को अलग समास में गिनती करते हैं, तो ये जो हैं 6 समास बन जाते हैं। तीसरे में आता है द्वंद्व समास, चौथे में बहुव्रीहि समास, और कुछ लोग द्विगु तथा कर्मधारय को अलग मानकर 6 भेद लिखते हैं। तो इस तरह से आइए अब हम चर्चा करते हैं पहले पॉइंट में जो हमने देखा अव्ययी भाव समास। साथियों आइए अब हम चर्चा करते हैं अव्ययी भाव समास की ओर। यहाँ पूर्वपद अव्यय होता है तथा प्रायः वही प्रधान होता है। समस्त पद बनने के बाद वह अव्यय बन जाता है तथा यह नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। अव्ययी भाव समास विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है, जिनमें से 10वीं कक्षा तक उपयोगी अर्थों में प्रयुक्त होने वाले कुछ भाग निम्नलिखित हैं। पहला है देखिए समीप के अर्थ में उप अव्यय का प्रयोग। समीप के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। अब यहाँ पर उदाहरण के तौर पे देखिए हम अगर बोलेंगे उपवनम तो उसका संधि समास विग्रह जो होगा वो होगा वनस्य समीपम इति उपवनम, वृक्षस्य समीपम इति उपवृक्षम, गुरोः समीपम इति उपगुरु। इस तरह से षष्ठी विभक्ति का प्रयोग समीप के अर्थ में करते हुए यह प्रथम अव्ययी भाव समास का ये प्रथम लक्षण है। दूसरा में अब आइए हम देखते हैं दूसरे में अभाव के अर्थ में निर अव्यय का प्रयोग होता है। यहाँ भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ये आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, जैसे भयस्य अभावः इति निर्भयम, जनानाम अभावः इति निर्जनम, विघ्नानाम अभावः इति निर्विघ्नम। तो इस तरह से इस दूसरे पॉइंट में अभाव के अर्थ में निर अव्यय का प्रयोग करते हुए बताया गया है। इसके बाद तीसरे पॉइंट में देखते हैं साथियों, तीसरे पॉइंट में क और ख ये 2 प्रकार के यहाँ पर खंड दिए हुए हैं। पश्चात के अर्थ में अनु अव्यय का प्रयोग, यहाँ भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा, जैसे रथस्य पश्चात इति अनुरथम, लोकस्य पश्चात इति अनुलोकम, वृक्षस्य पश्चात इति अनुवृक्षम। और इसी तरह से ये ख में जो दिखाया गया योग्यता के अर्थ में अनु अव्यय का प्रयोग, तो यहाँ पर जैसे रूपस्य योग्यम इति अनुरूपम, व्रतस्य योग्यम इति अनुव्रतम। तो इस तरह से ये तीसरे पॉइंट का ये क और ख इन दोनों में पश्चात और योग्यता के अर्थ में ये अव्ययी भाव समास का यहाँ उदाहरण दिया हुआ है। अब चौथे पॉइंट में आइए देखते हैं साथियों। चौथे पॉइंट में अनतिक्रमण के अर्थ में यथा अव्यय का प्रयोग किया जाता है। यहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे समयम अनतिक्रम्य इति यथा समयम, शक्तिम अनतिक्रम्य इति यथा शक्ति। इसी तरह से बलम अनतिक्रम्य इति यथा बलम। इस तरह से ये जो है चौथा पॉइंट का अनतिक्रमण के अर्थ में यथा का अव्यय का प्रयोग करते हुए। उसके बाद पांचवें पॉइंट में देखिए पद की द्विरूक्ति के अर्थ में प्रति अव्यय का प्रयोग किया जाता है, जैसे एकम एकम प्रति प्रत्येकम,
वर्षे वर्षे इति प्रतिवर्षम, दिनम दिनम इति प्रतिदिनम, अर्थम अर्थम इति प्रत्यर्थम। इसी तरह से छठवें में देखिए, सहित के अर्थ में स अव्यय का प्रयोग, यहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है साथियों। गर्वेण सहितम इति सगर्वम, चित्रेण सहितम इति सचित्रम, हृदयेन सहितम इति सहृदयम। इस तरह से ये हम 6 अलग अलग इसके विभागों को हमने देखा अव्ययी भाव समास के। तो आज के वीडियो में हम इतना ही सम्मिलित करते हैं साथियों। फिर अगले वीडियो में हम शेष समास के अन्य और समास के भेदों को हम लेंगे। धन्यवाद।